नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 31 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक मूविंग आयरन उपकरण का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के सीधे समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं कि एक मूविंग आयरन यंत्र है, यानी एक तो मूविंग कॉइल यंत्र होता है और एक मूविंग आयरन। ये मूविंग आयरन के बारे में पूछ रहा है। मूविंग आयरन जो मीटर है उसमें जो विक्षेपण बल है वो किसके अनुपात में होता है। तो मूविंग आयरन के अंदर तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है और मूविंग कॉइल के बारे में पूछे तो धारा के समानुपाती होता है। यानी मूविंग आयरन है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, और यदि मूविंग कॉइल उपकरण के बारे में पूछ ले तो धारा के सीधा समानुपाती होता है। यानी धारा के सीधे समानुपाती किसमें होता है? मूविंग कॉइल यंत्र में। और मूविंग आयरन में धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसमें मूविंग आयरन के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। और यदि ये मूविंग कॉइल के बारे में पूछ लेता तो ए ऑप्शन सही होता है फिर इसका। तो इसमें होगा बी, धारा का वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में एक वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम कर सकता है? यानी इनमें से कौन सा मीटर है जो एसी और डीसी में एक वाट मीटर के तौर पर कुशलतापूर्वक, यानी दोनों में एसी और डीसी में काम कर सकता है? ऑप्शन देखो, वाट मीटर के तौर पर है टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है? गति मापने के लिए काम में लेते हैं। डायनमोमीटर, यानी डायनमोमीटर प्रकार का वाट मीटर है वो एसी और डीसी दोनों में समान रूप से काम कर सकता है। अगला पायरोमीटर, क्लैंप मीटर, रोटामीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डायनमोमीटर, क्योंकि डायनमोमापी प्रकार का वाट मीटर है वो एसी और डीसी दोनों में समान रूप से काम करता है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है वह परिपथ क्या कहलाता है? यानी कौन, देखो परिपथ कौन सा, ओपन है या शॉर्ट है या ग्राउंड है या जटिल है, इनके बारे में पूछा है। तो एक ऐसा परिपथ है जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है तो वह परिपथ कौन सा परिपथ होगा? वह ओपन सर्किट परिपथ कहलाता है। कैसे? मान लो कोई ये लैंप, यानी एक हम परिपथ बना रहे हैं, मान लो ये एक लैंप है और ये एक नियंत्रण यानी स्विच लगा रखा है और मान लो ये सप्लाई है। अब यदि इसके अंदर कहीं ब्रेक हो जाए, ओपन हो जाए, तो ओपन सर्किट के अंदर परिपथ प्रतिरोध R का मान अनंत हो जाता है और धारा I बराबर 0 हो जाती है। तो यही पूछा है कि किस प्रकार के परिपथ का प्रतिरोध अनंत होगा यदि वह ओपन हो जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट। कई बार विपरीत शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? देखो, यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो धारा परिपथ प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य, यानी परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है शून्य, परिपथ धारा हो जाती है अनंत। तो शॉर्ट सर्किट में एकदम विपरीत होता है। यदि लघुपथ है तो परिपथ प्रतिरोध शून्य होता है, परिपथ की धारा अनंत होती है। जबकि ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है? ओपन सर्किट के अंदर परिपथ का प्रतिरोध तो हो जाता है अनंत और परिपथ की धारा हो जाती है शून्य। तो यही पूछा है कि परिपथ जिसका अनंत प्रतिरोध है तो वह परिपथ क्या कहलाता है? वह ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, ओपन। अगला क्वेश्चन है, मेगर को खास तौर पर किसको मापने के लिए डिजाइन किया जाता है? मेगर के द्वारा क्या मापा जाता है? मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन देखो, बहुत अधिक प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध, विभवांतर, शक्ति लाइनों में ग्राउंड दोष, डीसी मोटर में अति भार। तो अब इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो मेगा ओम में होता है, तो बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के तौर पर भी हम काम में लेते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिर ए ऑप्शन से होगा कि बहुत अधिक प्रतिरोध, यानी मेगर के द्वारा बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध का मान मापा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका मान क्या है? 10 ओम। यानी मान लो R1 है, यह 10 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2
ये मान लो कि 20 ओम, ये कह रहा है 20 ओम है, और R3 तीसरा प्रतिरोध है वो है 40 ओम। ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? सूत्र क्या है? समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो क्या हो जाएगा? 1/R1, R1 का मान क्या है? 10। 1/R2, R2 का मान क्या है? 20 प्लस 1/R3, R3 का मान क्या है? 40। ये हो गया 1/RT बराबर। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा? इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 40। 10 का भाग इसमें लगाओ 4, 4 को 1 से गुना किया 4, प्लस 20 का भाग इसमें 2, 2 को 1 से गुना किया 2, प्लस 40 का भाग 40 में 1, 1 को 1 से गुना किया 1। तो 1/RT बराबर क्या आ रहा है? 4, 2, 6, 1, 7, 7/40। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर लो, ये इधर आएगा गुणा में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो 40/7। तो क्या आ जाएगा? RT बराबर क्या हो जाएगा? 7, 35, 5, 5, 0, 7, 7, 49, 1, 0, 1, 5.71 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल मिश्रित प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी इसका RT बराबर क्या हो जाएगा? 5.71 ओम हो जाएगा। यानी इसका तुल्य प्रतिरोध 5.71 ओम, 1 ओम हो जाएगा। यानी किसमें है? 5.71। सी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया सी, 5.71 ओम। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का प्रयोग मल्टीप्लायरों में मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह है, यानी मैग्नीन और कांस्टेंट है, इनका प्रयोग जो मल्टीप्लायर यानी जो हम शंट या श्रेणी में प्रतिरोध लगाते हैं जो मापक यंत्रों के अंदर, वो प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीन एक यानी इसका जो ताप गुणांक है बहुत कम या नगण्य होता है, यानी तापमान परिवर्तित होने पर इसका प्रतिरोध मान नगण्य प्रभावित होता है। अब ऑप्शन देखो, ये किफायती होता है नहीं, उच्च चालकता, निम्न ताप गुणांक, उच्च थर्मोइलेक्ट्रिक EMF, इनमें से कोई नहीं। तो इनका निम्न ताप गुणांक होता है, इसी कारण इनको ज्यादातर यानी जो शंट प्रतिरोध होता है वो मैग्नीन का ही बनाया जाता है। यानी जो मीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र है, PMMC यंत्र, इसके अंदर जो शंट प्रतिरोध हम लगाते हैं वो मैग्नीन का बनाया जाता है, क्योंकि इनका ताप गुणांक बहुत कम या नगण्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, निम्न ताप गुणांक। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जिसे विद्युत केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। यानी अत्यधिक प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं और इसके द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध भी माप सकते हैं। तो केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? मेगर के द्वारा। अब ऑप्शन देखो, टेकोमीटर के द्वारा गति मापी जाती है RPM में, मेगोमीटर यानी मेगर इसके द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है, एमीटर इसके द्वारा धारा मापा जाता है, डायनमोमीटर के द्वारा हम यानी डायनमोमीटर के का हम वाट मीटर भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और एमीटर भी बना सकते हैं। यानी वाट का भी माप सकते हैं डायनमोमीटर के द्वारा, और इसका वोल्ट मीटर के तौर पर भी हम काम में ले सकते हैं इसको, और एमीटर के तौर पर भी हम काम में ले सकते हैं। अगला ई में क्या है? वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टता मापी जाती है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगोमीटर यानी मेगर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, मेगर। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या ट्रांसफार्मर माना जाता है, यानी PT। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक तो होता है करंट ट्रांसफार्मर और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या कह रहा है? PT के बारे में पूछ रहा है कि PT एक क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी एक PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज मापने यानी वोल्टता मापने के लिए काम में लिया जाता है, और एक होता है CT, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये धारा मापक जो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टता यानी उच्च वोल्टता की
यानी उच्च वोल्टता वाली लाइनों की वोल्टता मापने के लिए पीटी का प्रयोग करते हैं। यानी पीटी के साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टता मापी जाती है। और उच्च धारा वाली लाइनों की धारा मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर के साथ एमीटर लगाकर, यानी करंट ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में एमीटर लगाकर धारा मापी जाती है। तो ये पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है, तो ये एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर माना जाता है, यानी वोल्टता मापने के लिए तो वोल्टेज हो गया। यदि इसमें सिटी के बारे में पूछता तो फिर होता करंट, यानी धारा होता राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी सर्किट का शक्ति गुणांक यूनिट यानी इकाई है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? यदि शक्ति गुणांक का मान इकाई है तो रिएक्टेंस का मान शून्य हो जाएगा, यानी रिएक्टिव पावर का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर शून्य है तो ही शक्ति गुणांक इकाई है। और यदि रिएक्टिव पावर इकाई हो जाता है यानी उच्चतम हो जाता है तो शक्ति गुणांक फिर शून्य होगा। फिर तो इसमें क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर का मान क्या हो गया? यानी शक्ति गुणांक इकाई तो रिएक्टिव पावर का मान शून्य होगा। तो राइट आंसर हो गया ए, शून्य। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल है। यानी गर्म करने वाले के लिए, यानी जो बिजली के स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसको गर्म करने में कौन सा यानी धातु या पदार्थ काम में लिया जाता है? ऑप्शन देखो, एस्बेस्टस, माइका, बेकेलाइट, नाइक्रोम, पोर्सिलेन। यानी नाइक्रोम का एलिमेंट काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। यानी हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका, यानी कुल मिला के ये पूछना चाहता है कि हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है इनमें, तो नाइक्रोम का। तो राइट आंसर हो गया डी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई पंखा भनभनाहट की आवाज के साथ चलता है तो इसकी वजह से हो सकता है, यानी एक पंखा है वो भनभनाहट की आवाज दे रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है भनभनाहट की आवाज का? ऑप्शन देखो, दोषपूर्ण वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में दोषपूर्ण है तो हो सकता है क्या भनभनाहट? नहीं। बुश खराब, यानी जो बेयरिंग या बुश लगे हुए हैं, बेयरिंग लगे हुए हैं वो खराब, इसके कारण भनभनाहट हो सकती है, सही है। शाफ्ट का मुड़ जाने, यदि शाफ्ट मुड़ जाएगी तो पंखा घूर्णित नहीं होगा। कैपेसिटर शॉर्ट होना, कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो भी पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि जो कला विस्थापन है वो 90 डिग्री नहीं होगी। स्टार्टिंग और रनिंग में जो विस्थापन है वो 90 डिग्री की नहीं हो पाएगी, फलस्वरूप पंखा धीरे चलेगा या नहीं चलेगा। पंखे की पत्तियां खराब होना, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो बेयरिंग है या बुश लगे हुए हैं वो खराब होने से पंखा भनभनाहट यानी हमिंग की या भनभनाहट की आवाज करने लग जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, बुश खराब होना। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस वस्तु के नमूना की मोटाई से किसको विभाजित करने की गणना की जाती है? यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस मोटाई के तौर पर मापा जाता है? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के द्वारा मापा जाता है। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? प्रति एमएम वोल्टता, यानी 1 एमएम में जो ब्रेक करके प्रति एमएम वोल्टता होती है, यानी जो ब्रेक कर सकती है वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो किसमें क्या होता है? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में, यानी नमूने की जो मोटाई होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के द्वारा मापी से तुलना करते हैं हम। तो राइट आंसर क्या हो गया? ब्रेकडाउन वोल्टेज। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? एक पंखा है उसके अंदर हम संधारित्र क्यों लगाते हैं? संधारित्र कला को विभक्त करने के लिए लगाते हैं, यानी एक फेज से दो फेज, एक फेज को दो फेज में विभाजित करने के लिए, यानी विभक्त करने के लिए हम संधारित्र लगाते हैं। अब ऑप्शन देखो, रफ्तार बढ़ाना नहीं, गति को नियंत्रित करना नहीं, फेज को शिफ्ट करना, यानी फेज को स्प्लिट करना, यानी विभक्त करना या शिफ्ट करना, राइट सही है। गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे का बचाना नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेज को शिफ्ट करना, यानी फेज स्प्लिट करना या विभक्त करना या शिफ्ट करना। तो राइट आंसर हो गया सी, फेज शिफ्ट करना। अगला क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों में शंट के लिए किया जाता है? ये पहले भी मैंने इसी में बताया था। यानी किस इनमें से किसका प्रयोग आमतौर पर डीसी उपकरणों में, यानी जो डीसी मापक यंत्र है उसमें शंट प्रतिरोध के लिए काम में लेते हैं? तो मैग्नीन है, उसका हम प्रयोग शंट प्रतिरोध के तौर पर करते हैं, क्योंकि मैग्नीन है उसका जो ताप गुणांक है
वो बहुत कम होता है, नगण्य या नहीं के बराबर होता है। अब ऑप्शन देखो, नाइक्रोम नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, पोर्सलिन नहीं, मैग्नीन सही है, सोना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, मैग्नीन। अगला क्वेश्चन है, केमिकल सीमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है? दिग परिवर्तक जो है, यानी खंडित वाले, ये जो मान लो ये शाफ्ट है, इस पर ये खंडवल रिंग वो जो केमिटेटर लगे हुए हैं, तो इन दो सेगमेंटों के बीच में यहाँ क्या लगाया जाता है, यानी दो सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाता है? तो अब्रक भरा जाता है, यानी राइट क्या भरा जाता है? माइका, यानी अब्रक भरा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी केमिकल सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल अब्रक होता है। कई बार पूछ लेते हैं अब्रक का अंडरकट कैसे किया जाता है, तो एक सब ब्लेड के द्वारा अब्रक का अंडरकट किया जाता है। तो राइट इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक यानी माइका, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की दिशा की पहचान करने में प्रयोग होता है। यानी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या पहचान करता है? ये जनरेटर में लागू होता है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जनरेटर में, और फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम मोटर में लागू किया जाता है। तो दायां हस्त नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे, प्रथम अंगुली और मध्यम अंगुली को परस्पर 90 डिग्री के समकोण पर इस प्रकार फैलाए कि यह एम यानी घुमाव की दिशा में हो या फ्लक्स की दिशा में हो, तो यह प्रेरित विद्युत बल की ध्रुवता या दिशा दर्शाएगा। एम, एफ और सी यानी धारा प्रवाह की दिशा कह सकते हैं, प्रेरित विद्युत बल की ध्रुवता हम कह सकते हैं, तो ये दर्शाएगा। तो ये किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? यानी ये तो होगी घुमाव की दिशा, ये हो गई फ्लक्स की दिशा, तो ये धारा प्रवाह या विद्युत प्रेरित विद्युत बल की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम काम में लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, फ्लक्स नहीं, मोटर में धारा नहीं, उत्पन्न ईएमएफ सही है, वोल्टेज नहीं, जनरेटर में घूर्णन नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए या ध्रुवता ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज पर 100 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यानी क्या कह रहा है? 230 वोल्ट पावर सप्लाई यानी आपूर्ति वोल्टेज V का मान क्या है? 230 वोल्ट, यानी V बराबर क्या है? 230 वोल्ट है, और R का मान क्या है? R बराबर है 100 ओम। तो प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। V का मान क्या है? 230। R का मान क्या है? 100। तो I का मान क्या हो जाएगा? 2.3 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.3 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन में देखो 2.3 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया बी, 2.3 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? हाफ वेव के अंदर कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? तो देखो, हाफ वेव में एक डायोड। हाफ वेव किस प्रकार से बनाते हैं? मान लो ये एसी सप्लाई है, तो एक डायोड लगा दो इस प्रकार से, और ये हो गया हाफ वेव। यानी मान लो ये फेज और ये न्यूट्रल, तो ये हो गया आउटपुट के अंदर प्लस और माइनस। ये तो हो गया इनपुट एसी, और ये हो गया आउटपुट डीसी। तो ये हो गया हाफ वेव। हाफ वेव में एक डायोड काम में लेते हैं। यदि पूछ ले फुल वेव, अब फुल वेव के अंदर कौन सा? केवल फुल वेव पूछे तो 2 डायोड, और ब्रिज प्रकार का पूछ ले फुल वेव ब्रिज तो 4 डायोड। तो इसमें हाफ वेव के बारे में पूछा था, हाफ वेव में एक डायोड प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, 1। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है तो प्रेरित वोल्टता में क्या होगा? जनरेटर की प्रेरित वोल्टता में क्या होगा यदि इसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए तो? देखो, जनरेटर के अंदर क्या होता है? E बराबर पाई जेड एन बट्टा 60 इंटू पी अपॉन ए।
यदि अब देखो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, E समानुपाती फाई, E समानुपाती जेड, E समानुपाती एन, E समानुपाती पी और E समानुपाती 1/a, यानी समांतर पथों के विलोमानुपात। तो प्रेरित विद्युत बल फ्लक्स के समानुपाती होगा, चालकों की संख्या के समानुपाती होगा, गति के भी समानुपाती होगा, पोलों की संख्या के भी समानुपाती होगा, जबकि समांतर पथों के विलोमानुपाती होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे जनरेटर की रफ्तार बढ़ाई जाती है, यानी ये तुलना कर रहा है, एन को बढ़ाएंगे तो ई भी बढ़ेगी, यानी क्योंकि समानुपाती है ना एन के, तो एन को बढ़ा रहे हैं यानी गति को बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित वोल्ट भी बढ़ेगा, घटा रहे हैं तो घटेगा। तो ये कह रहा है कि रफ्तार बढ़ाई जाती है, एन को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज निर्माण कर सकता है, यानी वह कौन सा जनरेटर है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है, यानी पृथक उत्तेजित जनरेटर है तो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ही वो विद्युत वाहक बल जनरेट कर सकता है, क्योंकि उसको बाह्य डीसी स्रोत से इसके फील्ड को उत्तेजित करते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। जबकि सउत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है, अन्यथा वो वोल्टेज निर्माण नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पृथक उत्तेजित, देखो ए में श्रेणी जनरेटर, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है, शंट जनरेटर इसमें भी होना आवश्यक है, यौगिक जनरेटर इसमें भी होना आवश्यक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पृथक उत्तेजित जनरेटर इसमें होना आवश्यक नहीं है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।